दृष्टि आईएएस के साइंस दिस वीक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये हमारा साइंस का प्रोग्राम है जहां पर हम हर हफ्ते साइंस की जो इम्पोर्टेंट और ज़रूरी खबरें रही हैं उन खबरों से जैसे सवाल बन सकता है उन खबरों को आपके सामने सवाल के तौर पर पेश किया जाता है। तो सबसे पहले एक सवाल आएगा, फिर उस सवाल के जवाब पर जो है हम डिस्कशन करेंगे, उसके डिटेल वहां पर जानने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल एक हफ्ते के भीतर विज्ञान की जो ज़रूरी खबरें रहती हैं वो आप तक यहाँ पर इस प्रोग्राम के माध्यम से हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज भी इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो आपके लिए एक सूचना ये है कि लखनऊ जो हमारा सेंटर है, लखनऊ का जो हमारा रीजनल सेंटर है, वहां पर हिंदी माध्यम में यूपी पीसीएस के फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रही है। ये जो बैच है, ये बैच आपका 15 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। तो 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस बैच का जो टाइमिंग होगा वो आपका 6 बजे के आसपास होगा। 6:15 पर आपकी क्लासेस होंगी। तो अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं और इसकी जो जानकारी है वो आप हमारे सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपकी थोड़ी सी काम की बात हुई जिस बात को यहाँ पर हमने रखा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ा जाए। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा पहला सवाल क्या है। हमारा पहला सवाल जो है वो आपका चंद्रयान 3 मिशन को लेकर के है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि चंद्रयान 3 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे ऑप्शन है आपके सामने, दो कथन यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला कथन है कि ये भारत का पहला चंद्र मिशन है और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का पहला प्रयास है। दूसरा कथन है कि लैंडर विक्रम ने 23 अगस्त 2023 को चंद्र दक्षिणी ध्रुव के निकट एक सफल लैंडिंग की थी। अब हमें बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन या सही है या फिर सही है। ऑप्शन अगर आप देखें, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब अगर आप देखें, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही जवाब होने का मतलब यह है कि पहला कथन यहां पर गलत है और दूसरा कथन यहां पर सही है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि सबसे पहले हम ये देखें कि पहला गलत क्यों है और दूसरा सही क्यों है। तो पहला गलत क्यों है उसको अगर आप देखें, सबसे पहले चंद्रयान 3 मिशन की अगर आप बात करें तो रिसेंटली ये खबर चर्चा में क्यों आई है। ये खबर तो आपका 2023 में डिस्कशन में थी, तो अभी क्यों चर्चा में आई है। अभी चर्चा में दरअसल इस वजह से आई है क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन का जो प्रज्ञान रोवर था उसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक प्राचीन गड्ढे की खोज की है। तो इसी वजह से जो खबर है ये आपको यहाँ पर देखने को मिली है। अब चंद्रयान 3 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप तस्वीर में देखें तो ये तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यही तस्वीर जो है हमें यहाँ से इस मिशन के माध्यम से देखने को मिली है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल अगर आप देखें इस मिशन के बारे में, तो ये भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन था और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास हमारा देखने को मिला था। और ऑप्शन में क्या था, आपके कथन में क्या था कि पहला प्रयास है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला कथन आपका गलत हो जाता है। तो पहला कथन क्या है, आपका पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा ये प्राचीन गड्ढा जो है वो जो चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्पॉट था उसके पास में आपको देखने को मिला है। इसके अलावा 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 ने श्रीहरिकोटा में अवस्थित सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से उड़ान भरी थी और उसके बाद 5 अगस्त 2023 को चंद्र कक्षा में निर्बाध रूप से प्रवेश किया था। और इस प्रवेश करने के बाद जो है अपने को 23 अगस्त 2023 को जो है ये जो पूरा मिशन था उसके विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। तो इस तरह से आपका जो दूसरा कथन है वो कथन यहाँ पर सही हो जाता है। तो पहला कथन यहाँ पर गलत है, दूसरा सही है। इसी वजह से ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को अगर आप देखें, हमारा अगला सवाल है कि जानलेवा एंटीबायोटिक प्रतिरोधी संक्रमण जो है इसके संदर्भ में हमें कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर भी दो कथन हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला कथन है कि अध्ययन के अनुसार ये अगले 25 सालों में 40 मिलियन लोगों की जान ले सकता है। दूसरा कथन है कि इसके संक्रमण में निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई और डायरिया जैसे सामान्य बीमारियां भी जो है आपका घातक साबित हो सकती हैं। तो दो ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन जो है वो सही है या फिर सही है। तो ऑप्शन अगर आप देखें, ऑप्शन ए है आपका केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही इसके जो कथन हैं ये दोनों कथन आपके सही हो जाते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में अगर आप बात करें तो ये जो स्टडी पब्लिश हुई है एंटी रेजिस्टेंट माइक्रोबियल को लेकर के, ये स्टडी आपका द लेंसेट में पब्लिश हुई है। तो द लेंसेट में प्रकाशित इस अध्ययन जो है इसके अनुसार जानलेवा एंटीबायोटिक प्रतिरोधी संक्रमण तेजी से दुनिया में फैल रहा है
और इसको लेंसेट की रिपोर्ट में साइलेंट पेंडेमिक के तौर पर भी संबोधित किया गया, यानी कि ऐसी पेंडेमिक जिसके बारे में बहुत बात नहीं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पेंडेमिक की वजह से दुनिया के लाखों लोगों की जान जा सकती है। अगर आप इस रिपोर्ट की माने तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 25 सालों में इस बीमारी की वजह से या फिर इस सिचुएशन की वजह से 40 मिलियन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। तो कथन एक यहां पर आपका सही हो जाता है। अब कथन एक तो सही है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट हमें ये जानना है कि ये जो आपका रोगाणु प्रतिरोध की बात जो हम कर रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की जो बात हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसके मतलब को अगर आप समझें तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तब होता है जब बैक्टीरिया में नए जीन विकसित हो जाते हैं जो कि पहले की दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस हो जाते हैं। यानी कि होता क्या है बेसिकली, जो आपका बैक्टीरिया, आप दवाई लेते हैं बैक्टीरिया से लड़ने के लिए और वो बैक्टीरिया समाप्त भी हो जाता है, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि आप दवाई लेते हैं लेकिन वो जो बैक्टीरिया है वो दवाई के प्रति रेजिस्टेंस हो गया है, दवाई के प्रति जो है उसने अपने अंदर क्षमता विकसित कर ली है, तो अब उस दवाई का प्रभाव भी आपको जो है उस बैक्टीरिया पर देखने को नहीं मिलता है, तो दवाई लेने के बावजूद भी आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है। इसी को कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो इसका इलाज करना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस संक्रमण में अगर आप देखें तो निमोनिया, यूटीआई और डायरिया जैसी जो सामान्य बीमारियां हैं, वो बीमारियां भी आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकती हैं, क्योंकि आपके ऊपर दवाओं का असर ही नहीं होता है। यही सबसे खतरनाक चीज जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। जब एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक या फिर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर मान लीजिए आपको जो है कोई कोई बैक्टीरिया से आपको कुछ नुकसान होता है, मान लीजिए कोई बीमारी होती है, आप उसके लिए एंटीबायोटिक जो है दवाएं लेते हैं, तो कहा यह गया है कि अगर आप एंटीबायोटिक दवाओं को गलत तरीके से लेते हैं, बहुत ज्यादा दवाएं लेते हैं, तो इसकी वजह से जो आपके बैक्टीरिया हैं उनमें, आपके शरीर में जो बैक्टीरिया हैं उनमें दवाओं के खिलाफ जो है वो प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाती है और ये आपके लिए खतरनाक साबित होता है। यही यहाँ पर इस पूरे सवाल में आपके सामने रखा गया है। चलिए आगे बढ़े आप। अगला जो हमारा सवाल है उसमें आपसे पूछा गया कि हाल ही में भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीद, ईपी की फुल फॉर्म है आपका इमरजेंसी परचेज, इमरजेंसी परचेज के तहत चौथे चरण के तहत कितने रोबोटिक म्यूल्स की खरीद की है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 300 या फिर ऑप्शन डी 400। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। तो भारतीय सेना की ओर से 100 रोबोटिक म्यूल्स की जो है यहाँ पर खरीद की गई है। तो ये इसका जो है सही जवाब हो जाता है। थोड़ा सा और इस पर डिटेल डिस्कशन अगर आप करें तो भारतीय सेना ने यहाँ पर यही बताया गया है कि 100 रोबोटिक जो है म्यूल्स की खरीद की गई है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसके अलावा आपातकालीन खरीद की बात करें तो ये बेसिकली सेना को एक सुविधा दी जाती है, एक सहूलियत दी जाती है कि अगर सेना को किसी उपकरण की बहुत जल्दी जरूरत है तो उसको पूरे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। जैसे अगर अभी प्रोसेस की बात करें तो अभी प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले एक प्रस्ताव रखा जाता है, वो प्रस्ताव आता है आपका डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने, फिर इस प्रस्ताव पर डिस्कशन होता है, इस प्रस्ताव को अनुमति मिलती है, फिर खरीदारी की जाती है, बहुत लंबा प्रोसेस हो सकता है। लेकिन अगर बहुत जल्दी जरूरत है तो उसके लिए इमरजेंसी परचेज का प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है, तो इसके माध्यम से आप जो है जल्दी किसी भी चीज को खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रोबोटिक म्यूल्स की अगर आप बात करें तो ये एक अत्यधिक ग्राउंड रोबोट है, अत्याधुनिक ग्राउंड रोबोट है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस रोबोट इनको आप कह सकते हैं, जिसे कठिन और संरचित वातावरण में काम करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा इनमें बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे इसमें आपको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स, इंफ्रारेड और बहुत सारी चीजों की पहचान करने की जो क्षमता है वो इनके पास मौजूद होती है। इसके अलावा ये रोबोट बहुत ज्यादा टिकाऊ होते हैं, बहुत ज्यादा सतत होते हैं, इनको आप बहुत तेजी से इनके साथ काम कर सकते हैं और किसी भी मौसम में ये काम करने में सक्षम होते हैं। इनका इस्तेमाल जो है वो बेसिकली आप उबड़ खाबड़ इलाकों में कर सकते हैं, उबड़ खाबड़ इलाकों में भार उठाने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो म्यूल शब्द है, म्यूल्स जो शब्द है, ये शब्द अधिकतर जो है सामान्य तौर पर खच्चर को बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो म्यूल्स का इस्तेमाल है वो बेसिकली पहाड़ों पर सामान को, आपने देखा होगा अगर आप पहाड़ों पे जाते हैं तो वहां पर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए म्यूल्स का इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से भारतीय सेना ने रोबोटिक म्यूल्स का इस्तेमाल किया है। तो अब यहाँ पर भारतीय सेना जो है वो रोबोट्स का इस्तेमाल करते हुए अपने जो भारी सामान होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की कोशिश करेगी, जिससे जो सैनिक हैं उनको यहाँ पर थोड़ी सी मदद मिल सकती है। तो तस्वीर में अगर आप देखें, ये आपको तस्वीर में दिख जाएगा, ये एक रोबोटिक म्यूल है। इसी तरह का एक मॉडल जो है वो भारतीय सेना में शामिल किया गया है। तो ये हमने रोबोटिक म्यूल्स की बात कर ली है। अगली खबर अगर आप देखें, अगली हमारी खबर है कि स्वच्छ जल के उत्पादन के लिए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किसने किया है?
हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए KIST के शोधकर्ताओं ने, ऑप्शन बी AU के शोधकर्ताओं ने, ऑप्शन बी BHU के शोधकर्ताओं ने, ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स ने। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। KIST के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए स्वच्छ जल के उत्पादन की टेक्निक को विकसित किया है। इसके बारे में और डिटेल अगर आप डिस्कशन करें तो KIST की फुल फॉर्म है कोरिया विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन। ये इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने स्वच्छ जल के उत्पादन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक रैंडम मॉडल बनाया, और ये जो रैंडम मॉडल है एक आप कह सकते हैं कि एल्गोरिदम डेवलप किया, जो एल्गोरिदम पानी में जो आपके आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो आयन सांद्रता होती है, उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी जो है, उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी को और मजबूत करता है, उसकी भविष्यवाणी को जो है और सटीक करता है कि पानी में कितना आयन कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है, और फिर पानी को और बेहतर ढंग से साफ किया जा सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जो उभरती हुई टेक्नोलॉजी है उसको नेचर के साथ इंटीग्रेट करके क्या बेहतर टेक्नोलॉजी यहां पर तैयार की गई है। तो ये यहां पर हमने सबसे पहले करंट की खबर की बात की। अब एक बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है थोड़ा सा उसको भी समझ लिया जाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं ये बेसिकली आपका एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कि आप कह सकते हैं इसको एमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है। तो ये जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी बेसिकली मुख्य तौर पर मशीनों और कंप्यूटर्स को इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। इंसान क्या होते हैं? इंसानों की सबसे बड़ी खास बात यही है कि वो सोच सकते हैं, वो हमारे आसपास हो रही घटनाओं को समझ सकते हैं और उस समझ के आधार पर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन रोबोट्स के पास ये क्षमता नहीं होती है, कंप्यूटर के पास ये क्षमता नहीं होती है। कंप्यूटर क्या होता है, जो सामान्य कंप्यूटर होते हैं उनको आप जो कमांड देते हैं वो उसी कमांड को फॉलो करते हैं। लेकिन अब यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर एक नई टेक्नोलॉजी अस्तित्व में आती है, जो टेक्नोलॉजी जिसको प्रोग्राम किया जाता है और वो टेक्नोलॉजी अपने आप डिसीजन लेने में सक्षम होती है, अपने आप जो है निर्णय लेने में सक्षम होती है। इसी को कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहां पर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए जो है वो डेटा और एल्गोरिदम का इस्तेमाल जो है किया जाता है। अब जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी आपका दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका नैरो एआई यानी नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक होता है आपका सामान्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि नॉर्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोनों की डेफिनेशन अगर आप समझें तो जो नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको किसी स्पेसिफिक काम के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे अगर आप एग्जांपल देखें तो इसमें आपका एग्जांपल हो गया वॉइस असिस्टेंस। उदाहरण के लिए आपने या आप कह सकते हैं एलेक्सा का इस्तेमाल किया होगा, गूगल एलेक्सा का आपने इस्तेमाल किया होगा। अगर आपके पास आईफोन है तो आपने सिरी का इस्तेमाल किया होगा। तो ये क्या है? ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उदाहरण है, ये भी निर्णय लेने में सक्षम है। जब आप ओके गूगल पर या फिर एलेक्सा इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप आदेश देते हैं और वहां पर आदेश को फॉलो करने के लिए कोई इंसान नहीं बैठा है, बल्कि कंप्यूटर ही आपकी वॉइस को समझता है, आपकी वॉइस को प्रोसेस करता है और उस प्रोसेस के बाद डिसीजन लेता है। लेकिन वो उसका जो काम है वो बहुत सीमित है, बहुत सीमित दायरे में रह करके वो काम कर सकता है। या फिर आप इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं चैटबॉट्स का। चैटबॉट्स क्या होते हैं? तो जैसे आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, उस वेबसाइट पर आपके साइड में जो है एक चैट का एग्जांपल, या फिर आप इसको थोड़ा सा और सरल तरीके से समझें तो आप कह सकते हैं कि जैसे किसी किसी कंपनी की आप वेबसाइट पर जाते हैं आप जो है, या फिर अमेज़न की वेबसाइट पर जाते हैं, इसका बेहतर एग्जांपल है, या फिर ओला की वेबसाइट पर जाते हैं, तो वहां पर आप क्या है, आप कोई सवाल वहां पर डालते हैं और सवाल का जवाब आपके पास तुरंत वहां पर निकल करके आ जाता है। अब इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति पीछे बैठ करके आपके सवाल का इंतजार कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर पहले से ही पूरा डेटा तैयार था, पहले से लिस्ट तैयार थी, और जैसे ही आपने वहां पर सवाल पूछा उस लिस्ट को मैच किया गया और उस लिस्ट से मैच होता हुआ जो भी सवाल था उसका जवाब आपको भेज दिया गया। इसको भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं, लेकिन इसको नैरो एआई कहा जाता है, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। दूसरा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है सामान्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर नॉर्मल एआई। ये जो नॉर्मल एआई होता है ये नैरो एआई से थोड़ा ज्यादा एडवांस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं चैट जीपीटी, या फिर और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं गूगल का जेमिनी इसका एग्जाम्पल है। जेमिनी एआई जो है, बार्ड जो है गूगल का, ये भी उसका एक एग्जाम्पल है। तो ये वाले जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है ये आपका पूरी तरह से इंसानों की तरह मल्टी डायमेंशनली सोच सकते हैं। जैसे अगर आप इनकी बात करें, ये जो आपका नैरो एआई है, यहाँ पर अगर आप कोई सवाल पूछते हैं तो इनके जो दायरा होता है बहुत सीमित होता है। आपने जो सवाल पूछा है केवल उसका ही जवाब देते हैं, या फिर जो उनको जो डेटा दिया गया है वो केवल उसी डेटा के आधार पर जवाब दे सकते हैं।
लेकिन ये वाली जो टेक्नोलॉजी होती है ये इंसानों की तरह होती है, और इंसानों की तरह होने का मतलब ये है कि पहले से डेटा जो है बहुत ज्यादा फीड नहीं किया गया है, बल्कि ये अपने आप चीजों को सीखते रहते हैं और मल्टी डायमेंशनल तरीके से जो है चीजों को समझ करके जवाब वहां पर देते रहते हैं। तो ये आपका डिफरेंस हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैरो एआई और नॉर्मल एआई के बीच में। अगले सवाल को अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है कि भारत किस देश के साथ साझेदारी में पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगा? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी ओमान। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि भारत जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर के राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर संयंत्र जो है वो स्थापित करने वाला है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर प्लांट जो है एनएसएसपी प्लांट यहाँ पर स्थापित किया जाने वाला है अमेरिका के साथ मिलकर के। तो खबर तो हमने यहाँ पर समझ ही ली है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, क्योंकि हम अमेरिका के साथ मिलकर के ये प्लांट जो है गठित करने वाले हैं। ये संयंत्र जो है सैन्य हार्डवेयर और अगली नेक्स्ट जनरेशन में दूरसंचार के उपयोग के लिए चिप्स का उत्पादन करेगा। सेमीकंडक्टर चिप्स जो है वो इस प्लांट में बनाई जाएंगी। प्लांट के बारे में और थोड़ा सा विस्तार से बात करें तो इस प्लांट को शक्ति नाम दिया गया है। इसको आपको याद रखना है, इस प्लांट का नाम क्या है? इस प्लांट का नाम है शक्ति, शक्ति इसको नाम दिया गया है। और ये नई सुविधा आधुनिक युद्ध के लिए 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें से पहला क्षेत्र है आपका उन्नत संवेदन, दूसरा है उन्नत संचार और फिर है उन्नत वोल्टेज पावर इलेक्ट्रिक, यानी कि इन 3 सेगमेंट्स पर जो है फोकस किया जाएगा। और ये तीनों सेगमेंट जो है वो आपके जो मॉडर्न वॉरफेयर होता है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा ये इंफ्रारेड, गैलीलियम नाइट्रेट और सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उत्पादन करेगा। सेमीकंडक्टर्स के लिए इसको शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत जो है वो देश की सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के उद्देश्य से बहुत मददगार साबित हो सकती है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, खासतौर पर टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। अभी जो है वो जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो हम चाइना, और चाइना के अलावा अगर आप देखें तो ताइवान हो गया, और भी जो कई देश हैं इन देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। लेकिन हमें अपनी निर्भरता को कम करना है और उसके लिए हमें अपने देश में प्लांट स्थापित करने पड़ेंगे। और ये जो प्लांट है शक्ति प्लांट, ये इसी दिशा में एक इंपॉर्टेंट प्रयास साबित हो सकता है। तो ये हमने इस प्लांट के बारे में बात की। आगे बढ़ा जाए, अगली खबर जो हमारी है वो है आपसे पूछा गया है कि हाल ही में फतह हाइपरसोनिक मिसाइल और जिहाद लिक्विड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल जो है किस देश ने लॉन्च की है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी सऊदी अरब और ऑप्शन डी ईरान। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी। ये जो मिसाइल्स हैं, ये मिसाइल आपका ईरान की ओर से लॉन्च की गई हैं। थोड़ा सा और इन पर विस्तार से बात करें, इन मिसाइल्स को अगर आप देखें तो ईरान ने जो है नई बैलिस्टिक मिसाइलों और लंबी दूरी की जो कॉमिकेज ड्रोन्स हैं उनका अनावरण किया है। और जो 2 मिसाइल्स की हमने बात की, जिहाद मिसाइल और दूसरी मिसाइल थी आपकी फतेह मिसाइल, इन दोनों मिसाइल्स को जो है आपका बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर यहाँ पर लॉन्च किया गया। इसमें जो है आपका फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल और जिहाद लिक्विड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं शामिल है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। सबसे पहले फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो हाइपरसोनिक मिसाइल होने का मतलब यह है कि इनकी स्पीड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा तेज होती है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल है फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल, ये एक मीडियम रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल है और इस मिसाइल में लगभग आपका 350 से 450 किलोग्राम तक का वॉरहेड या फिर आप कह सकते गोला बारूद यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा ये मिसाइल जो है वो ईंधन के रूप में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करती है। तो इस चीज को आप याद रख सकते हैं कि जो फतेह मिसाइल है वो आपका जो सॉलिड फ्यूल है उस सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में अगर आप बात करें तो ये एक बेसिकली सिंगल चरण वाली तरल ईंधन बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि इसमें केवल आपको एक ही स्टेप देखने को मिलता है। बैलिस्टिक मिसाइल है और ये मिसाइल एक उच्च विस्फोट वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है, यानी कि इससे ज्यादा जो यहाँ पर ये जो आपका वजन दिया गया है, इससे ज्यादा वजन आप जो है जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल में ले जा सकते हैं। और इस मिसाइल की जो रेंज है वो आपका 1000 किलोमीटर तक के बीच में होती है। तो ये हमने 2 मिसाइल्स पर बात की। यहाँ पर आपका डायरेक्ट सवाल जो है वो एग्जाम में बन सकता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल कौन से देश से जुड़ी हुई है, और या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल है ये कौन से देश से जुड़ी हुई है। तो इसका सीधा सा जवाब होगा कि ये दोनों मिसाइल्स जो हैं वो आपका ईरान से जुड़ी हुई हैं। चलिए, यहाँ पर हमारा जो पूरा सेगमेंट था वो समाप्त होता है और अब अंत में आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, एक अभ्यास प्रश्न भी है। इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की पनडुब्बी जो है, आईएनएस मुल्की पनडुब्बी रोधी युद्धपोत का निर्माण किस श्रेणी के अंतर्गत किया गया है? तो इसमें हम ऑप्शन अगर आप देखें, ऑप्शन ए है माहे कैटेगरी, माहे श्रेणी, या फिर शिशुमार श्रेणी,
या फिर सिंधु घोष श्रेणी या फिर कलवरी श्रेणी? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन किया है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ-साथ अगर आप वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।